नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल में। जैसा कि आप सब विद्यार्थी जानते हैं, इस समय सीजीएल और सीपीओ दोनों के ही लिए मेंस होने वाला है थोड़े समय में। इसलिए सभी छात्र लगभग मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन्हीं छात्रों की सहायता को ध्यान में रखते हुए मेंस के लिए कुछ सेशन प्लान किए हैं। एक फ्री प्रैक्टिस बैच, जी हाँ बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और उस बैच की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा आइडिया मिले और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और ज़्यादा अभी समय जो है उसको हम लोग खराब नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। ईश्वर को याद करेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ शाकंभरी। शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए। यहाँ पे डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मेनली आपको अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है और चेक करना है कि क्या ये ठीक है। अगर आपको लगता है ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनमें से उचित शब्द हम लोग चुन लेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर कह रहा है, द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवर द लेस टुक अ बाइलेटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों यहाँ बस आपको पहली बात जो समझनी है वो ये है कि बाइलेटरल क्या होता है। अगर बाइलेटरल का आप मतलब समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। दोस्तों बाइलेटरल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग टू थिंग्स। जब भी दो चीज़ें किसी चीज़ में जुड़ी हुई हो या दो चीज़ों का आपस में कोई संबंध हो तो उसके लिए बाइलेटरल कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा बाइलेटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान के बीच में खेली जाएगी, क्या नहीं खेली जाएगी। इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप्स में ही खेलते रहेंगे कि कोई बाइलेटरल सीरीज भी खेलेंगे। तो बाइलेटरल का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो, दो पार्टीज का या दो टीम्स का या दो लोगों का। अब कह रहा है कि जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज है नेवरदलेस टू का बाइलेटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है राजनीति में, हर एक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है। और अपना जैसे कांग्रेस पार्टी है वो जो है मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं फेवर करती है। आम आदमी पार्टी जो है वो किसी की नहीं है उन्होंने अपने लिए काम किया और शीश महल बना लिया। तो कहने का मतलब है कि कई बार ये जो राजनीतिक दल है ये आपस में राष्ट्रहित के लिए जुड़ते भी हैं। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा हर एक पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला क्योंकि देश हित की बात थी। तो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बाइलेटरल, क्या ये वर्ड उचित है? तो यहाँ पर ये उचित नहीं है क्योंकि बाइलेटरल का तो मतलब है कि केवल दो इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ उचित शब्द जो है वो होगा बाई पार्टीशन। क्योंकि बाई पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टी या दो लोग आपस में इसलिए जुड़े क्योंकि राष्ट्रहित की बात है तो उसको हम लोग बाई पार्टीशन बोलते हैं। तो ये सबसे उचित शब्द यहाँ पर होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बाकियों के भी मीनिंग देख लेते हैं। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फेयर। और हिंदी में क्या बोल देंगे? निष्पक्ष बोल सकते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब होता है इर्रेगुलर। जो चीज रुक रुक कर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट बोलते हैं। ठीक है। और पेरिल जो है ये नाउन है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, रिस्क। डेंजर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? रिस्क बोल सकते हैं। और चूंकि ओ यू एस सफिक्स का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है तो ओ यू एस सफिक्स लगने से शब्द जो है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया है। तो पेरिलस का जो मतलब है वो हो जाएगा डेंजरस, खतरनाक हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ऑल्दो शी हैड सैंपल्ड फूड फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द फूड कोर्ट शी रिमेन्ड इनडिफिनिट टुवर्ड्स द culinary फेयर ऑन ऑफर। कह रहा है कि उसने हर रेस्टोरेंट से भोजन के कुछ सैंपल इकट्ठा किए थे लेकिन फिर भी वो इनडिफिनिट थी, अनिश्चित थी।
क्लैरिटी नहीं थी उसके दिमाग में, इसीलिए उसने जो भोजन ऑफर में उपलब्ध था वहां से भी उसने कुछ नहीं लिया। तो क्या यहाँ इंडिफिनिट शब्द ठीक है क्या? देखिए, इंडिफिनिट का मतलब होता है समथिंग नॉट डिफिनिट, और वी कैन से कि जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर अलग अलग शब्द हैं। इंपेरियस का मतलब होता है एरोगेंट, रूड बोल सकते हैं। हिंदी में इसको हम लोग अहंकारी या घमंडी भी बोलते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, बोल सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में रुचि की कमी होना, रुचि नहीं दिखाना, किसी चीज के प्रति जोश नहीं दिखाना, उसके लिए इनडिफरेंट बोलते हैं। और इम्पेरिल्ड का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना, टू पुट इन डेंजर, किसी चीज को खतरे में डालना। और डिसइन्वेस्टेड, देखिए इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं पर पैसा निवेश करना। DIS ये प्रेफिक्स है तो ये इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। तो डिसइन्वेस्टेड का मतलब होता है विड्रॉ, टू विड्रॉ इन्वेस्टमेंट, अपनी जो निवेश है उसको वापस से ले लेना, उस चीज को बोला जाता है डिसइन्वेस्टेड। तो यहां पर क्या आंसर हो सकता है? कह रहा है कि सब जगह से भोजन तो लिया, लेकिन फिर भी उसने जो फूड आपका क्यूलिनरी फेयर में जो भोजन मिल रहा था वहां से उसने जो है कुछ नहीं लिया। तो उस चीज के प्रति उसने क्या दिखाया? लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया, ना कि लैक ऑफ क्लैरिटी। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। इनडिफिनिट उचित शब्द नहीं है, इनडिफरेंट यहां पर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वाज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टुवर्ड्स द मरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। वेलर किसको बोलते हैं? जो वेल पकड़ने वाला है या मछली पकड़ने वाला है उसको अपन वेलर बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि जो वेलर था उन उसका जो रवैया था किसके प्रति? जलीय जीवों के जीवन के प्रति, वो बड़ा ही एंटीपैथी वाला था। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेट्रेड, एनिमोसिटी, एनमिटी, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं शत्रुता। तो उनका जो व्यवहार था वो शत्रुता भरा था। अब कौन सा वर्ड यहाँ रिलेट कर सकता है दोस्तों? सिंपैथी का मतलब तो होता है हमदर्दी। हम लोग अगर किसी की भावनाओं को समझें या समझने का प्रयास करें तो उसके लिए जो है सिंपैथी वर्ड का यूज किया जाता है। इम्पैथी भी कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करना या समझना, दैट इज ऑल्सो नोन एज इम्पैथी। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। इनडिफरेंट जो अभी अपन ने वर्ड लिया था वो एडजेक्टिव फॉर्म में था और ये नाउन फॉर्म में है, बस इतना ही फर्क है। तो किसी चीज में रुचि का ना होना, दैट इज नोन एज इनडिफरेंस। एनिमस का मतलब होता है कहीं ना कहीं शत्रुता, हेट्रेड। तो यहाँ सबसे उचित शब्द जो है वो डी हो जाएगा। एंटीपैथी से रिलेट कर रहा है एनिमस, कि भाई उनका जो रवैया था वो नफरत भरा था जलीय जीवों के जीवन के प्रति। तो डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट। कह रहा है कि परिवार जो है वो शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से किस में पहुंच गया? गरीबी में पहुंच गया, यही बोल सकते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम हो गई। अब डिलीजेंट जो वर्ड है इसका तो मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हिंदी में आप इसको मेहनती बोल सकते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, लेबोरियस बोल सकते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, इंडस्ट्रियस। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब इस वर्ड का यहाँ पर शेयर मार्केट क्रैश होने से, आर्थिक प्रॉब्लम होने के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर डिलीजेंट को चेंज करना पड़ेगा। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब। तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से गरीबी, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इंडिजेंट हमारा यहाँ पर आंसर होगा। बाकियों की मीनिंग देख लेते हैं। इंट्रेंसिजेंट का मतलब होता है जिद्दी, तो हम लोग इंग्लिश में स्टबन बोल सकते हैं। एक अच्छा वर्ड आप क्या ले सकते हैं? रिजिड ले सकते हैं। इंडिग्नेंट और एपैथेटिक, दो और वर्ड यहां पर आ गए। इंडिग्नेंट का मतलब होता है वन हु फील एंग्री
ड्यू टू इल बिहेवियर, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इस कारण वो नाराज है, गुस्सा है, तो उसके लिए इंडिग्नेंट उसको हम लोग बोल सकते हैं। एपैथेटिक का मतलब होता है किसी चीज में रुचि ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज के प्रति उत्साह की कमी होना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं एपैथेटिक। तो यहाँ पर ए बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस इन हिज पर्सनैलिटी दैट ही वॉज इम्पैशन्ड इन हिज डीलिंग विद द विसिक्ट्यूड्स ऑफ लाइफ। कह रहा है कि उसने अपने व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है शांति, स्थायित्व, कामनेस ले आया था, और इसकी वजह से वो इम्पैशन्ड था। इम्पैशन्ड का मतलब होता है उसके अंदर कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी उसको, जब वो लाइफ के विसिक्ट्यूड्स को डील कर रहा था। विसिक्ट्यूड्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट टाइम जो जीवन में आ रहा था, तो उसने अपने व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा काम कर लिया था कि जब भी डिफिकल्टी आती थी तो वो जो है ज़्यादा हाइपर नहीं होता था और शांति से डिसीजन लेके काम कर लेता था। तो इम्पैशन्ड वर्ड जो है यहाँ पर क्या ठीक है क्या? अगर आप कह रहे हो कि वो टेम्परेंस ले आया है तो इम्पैशन्ड क्यों होगा? अगर वो टेम्परेंस ले आया तब तो कामनेस आएगी उसके बिहेवियर में। तो डिस्पैशनेट जो है ये ज़्यादा उचित होगा कि वो इम्पैशन्ड नहीं था, डिस्पैशनेट था। जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो ज़्यादा उतार चढ़ाव उसके अंदर नहीं होते थे, हाइपर नहीं होता था, शांति थे, कामनेस से अपना डिसीजन ले लेता था। परफंक्टरी का मतलब होता है बोरिंग रूटीन, एक ही एक चीज बार बार आप करते जा रहे हो, हालांकि आपका करने का मन नहीं है, तो उसके लिए बोला जाता है परफंक्टरी। डिवॉल्व का मतलब होता है टू ट्रांसफर, टू ट्रांसफर वंस ड्यूटी और पावर टू अदर पर्सन, अपनी शक्ति या अपना पद या अपना कर्तव्य किसी और को ट्रांसफर कर देना, उसको हम लोग डिवॉल्व बोलते हैं। डिसएम्बिग्युएटेड, डिसएम्बिग्युएटेड का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को स्पष्ट करना। ये जो शब्द है अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपको एम्बी रूट वर्ड दिख रहा होगा। एम्बी जो है वो टू से रिलेटेड है। यहां से एक और वर्ड बनता है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज वी कैन से अनसर्टेन, कोई ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग है, जो क्लियर नहीं है, द्विअर्थी अपन बोल सकते हैं, कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं। DIS प्रीफिक्स लगने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो डिसएम्बिगुएटेड मतलब किसी चीज को क्लियर करना, उसके मीनिंग को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं एरर, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं सेंटेंस के अंदर हमें वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर सेंटेंस ठीक होगा तो नो एरर हमारा आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हिज वेल recognized stentorian yet amused voice, the principal demanded an unique excuse from the student hauled up for alleged minor disdemeanor। ये कह रहा है कि अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी से उसके द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार पर जो है कारण मांगा। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एन यूनिक। देखिए यूनिक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी हिंदी लैंग्वेज का क्या है, कॉन्सोनेंट है। कौन सी भाषा का व्यंजन है, हिंदी भाषा जो है हमारी हिंदी लैंग्वेज, उसका कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप जानते हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट जिस भी लेटर से पहले हम लोग आर्टिकल लेना चाहते हैं उसके फर्स्ट लेटर का अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का होता है तो हम एन का नहीं ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ वॉवल का साउंड होता तो हम लोग किसका यूज करते,
एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ आर्टिकल आएगा क्यों? क्योंकि यूनिक एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव के आगे यहाँ पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है। ग्रामर का रूल कहता है कि अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में मिलता है तो उससे पहले आपको कंपलसरी इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। कह रहा है कि जो बच्चे घूमने गए थे फेमस लेक सिटी राजस्थान में ही है, उदयपुर है यहाँ पर लेक सिटी, बहुत ही खूबसूरत है, मौका मिले तो आप भी ज़रूर घूमिए। कह रहा है कि जो बच्चे वहाँ घूमने गए थे उन्होंने क्या किया कि ट्रिप के दौरान जो है लेक के चारों तरफ जो है वो घूम रहे थे। अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई? यहाँ ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग ट्रिप। देखिए ट्रिप जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी आपको लैंग्वेज में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखता है तो उससे पहले कंपलसरी इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ट्रिप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पहला जो अक्षर है उसका उच्चारण हिंदी भाषा का व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल लेंगे? आर्टिकल ए। तो हमारा जो है पार्ट बी के अंदर यहाँ पर जो है, सॉरी बी के अंदर नहीं, सी में जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा क्योंकि ये ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी पार्ट सी के अंदर है। तो ये होगा द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ए ट्रिप। ठीक है, ड्यूरिंग ए ट्रिप, एक ट्रिप के दौरान। कहां पर वो ट्रिप थी? टू द फेमस लेक सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओन्ड फर्म। कह रहा है कि एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, संपत्ति। कह रहा है संपत्ति का जो गलत विभाजन हुआ था उसकी वजह से परिवार के जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग थे उनको गुस्सा आ गया। अब इसमें गड़बड़ क्या है? देखिए यहां पर आपने लिखा मोर, मोर कौन सा? कंपैरेटिव फॉर्म है। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद आपको क्या नजर आता है? देन नजर आता है। कहीं पे आपको देन नजर आ रहा है क्या? नहीं। आपको कौन सा प्रेपोजिशन नजर आ रहा है? और नजर आ रहा है। देखिए और जो है इससे पहले कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। तो यहाँ इस कंपैरेटिव डिग्री को किससे रिप्लेस करेंगे? सुपरलेटिव फॉर्म से। तो ये होगा द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स एंगर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओन फर्म। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? पार्ट सी में यहाँ पर एरर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इट वॉज नॉट अननेचुरल फॉर देयर टू बी बैड ब्लड अमंग द टू ऑफ देम। कह रहे समस्या की गंभीरता को देखते हुए अगर दो पक्षों के बीच में नफरत नहीं हुई तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई समस्या की गंभीरता ही ऐसी थी तो उससे जो है नफरत होनी ही थी, ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? एक तो इसको ध्यान रखिए, बैड ब्लड को, इसका मतलब होता है एनमिटी, ये ईडियम है, मुहावरा है, शत्रुता हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं। बहुत ही बेसिक सा इसमें प्रॉब्लम है सेंटेंस में। क्या देखो यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? दो। तो दो के लिए हम लोग ये वाला प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। अमंग जो है ये दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी हम लोग दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाता है? बिटवीन यूज किया जाता है। और दो से ज्यादा की बात करें तो अमंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है ही एम्फेसाइज द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कॉम्प्लायंस अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ। कह रहा है कि उसने इस चीज पे जोर दिया कि जो नए लोगों को हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, जो नया स्टाफ आ रहा है, उनके अंदर अनुशासन होना चाहिए। और कॉम्प्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस, मतलब उनमें आज्ञा का पालन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, ये गुण उनमें होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ नहीं है, तो नो एरर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सामने आने वाले हैं कुछ ईडियम और प्रोवर्ब, जिसको अपन हिंदी में कहावत या मुहावरे भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम जो हमारी स्क्रीन पर है
वो है someone's ears are flapping। someone's ears are flapping, कान फड़फड़ाना। इसका मतलब होता है कि किसी बात को सुनने को लेकर उत्सुकता, और सुनने को लेकर आप में इतनी बेचैनी है कि आप जो है छुप छुप कर कान लगा रहे हैं और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी उत्सुकता है आपके अंदर। तो someone's ears are flapping, इसके लिए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, someone desperate to eavesdrop on a conversation। eavesdrop का मतलब होता है छुप करके सुनना, छुपकर बात सुनना, छुपकर बात सुनना। एसएससी के अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं या दे रहे हैं तो आपने ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, ईव्सड्रॉपर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है। ईव्सड्रॉपर का मतलब वही होता है जो छुप कर के लोगों की बात सुनता है। ठीक है, तो यहाँ सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब होता है दोस्तों कुछ ऐसा करना कि सामने वाले को और ज्यादा आप ऑफेंड कर दो। मतलब कोई आदमी पहले से ही जो है परेशानी में है, जैसे आपका दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया और वो बेचारा पहले से ही दुखी है, और जब उसने आपको बताया कि भी आप उससे थोड़ी सिंपैथी शो करेंगे, आप जो है उसको क्या बोल रहे हैं, पार्टी दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही हो गया ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, कि कोई ऐसा कार्य कर देना अपने शब्दों से या एक्शन से कि बात को और बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विद वंस वर्ड्स और एक्शंस। अपने शब्दों से और कर्मों से जो है उसको और ज्यादा दुखी कर देना। अगला देखिए यहाँ पर, स्वीप अंडर द कारपेट। देखिए कारपेट यानी कि कालीन, अंडर मतलब नीचे, स्वीप मतलब कि भी किसी चीज को सरका देना। अब कोई चीज आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, जैसे कई बार आपके घर पे मेहमान आए, अब आपने देखा कि यार नीचे थोड़ी मिट्टी है, तो आपने हल्के से पैर से कालीन के नीचे वो मिट्टी सरका दी। तो आप क्या चाह रहे हैं कि किसी चीज पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, ताकि वो चीज जो है वो एकदम चुपके से हो जाए और किसी को पता नहीं चले, तो उसके लिए बोला जाता है स्वीप अंडर द कारपेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन, कि किसी समस्या को जो है छुपा लेना या लोगों की नज़रों में ना आने देना, इस उद्देश्य की कि लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाए और लोग उसको भूल जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास कुछ सवाल आ गए हैं पॉपुलर टॉपिक के, और वो पॉपुलर टॉपिक क्या है, पैराजंबल। मेंस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे इससे घबराते हैं, और आजकल क्वेश्चन भी इस तरीके के आ रहे हैं कि घबराना चाहिए। तो बट अगर आप सही अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो सकती है अप्रोच, देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने आ गया है। अब देखो, जब भी इस तरीके के पैराजंबल आपके सामने आए तो क्या तरीका क्या है, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट हमें इतनी हेल्प नहीं करता है, ओपनिंग स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में कनेक्शन स्टेब्लिश करने हैं, जोड़ने की कोशिश करनी है। एक मैंडेटरी पेयर जरूर पकड़ने की कोशिश करें, दो सेंटेंसेस का जोड़ा, अगर ये आप ढूंढने में कामयाब होते हैं तो आपका आंसर जो है जल्दी आ सकता है। अब ये कह रहा है दी तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा फॉर्म्ड बाय द यूनियन नियर कुडली वन ऑफ टू स्ट्रीम्स तुंग एंड भद्र। कह रहा है कि तुंगभद्रा जो कि कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है, उसके अंदर दो स्ट्रीम यानी वाटर जो बह रहा है, जलधारा, तुंग और भद्र, उनके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अब यहां पर फर्स्ट जो पी स्टेटमेंट ये कह रहा है द रिवर इज पेरिनियल इन कैरेक्टर एंड कम्स डाउन इन फ्रीक्वेंट हैवी रशेस ड्यूरिंग द रेन। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में इसने रिवर के कैरेक्टर की बात की है। अगला कह रहा है द रेन बियरिंग रिवर वॉज डैम्ड बाई द रूलर्स ऑफ विजयनगर नियर हम्पी फॉर वाटरिंग द पैलेसेज एंड गार्डन्स ऑफ दैट ग्रेट सिटी। कह रहा है कि जो जल है नदी का, उसके ऊपर बांध बनाया गया विजयनगर के राजाओं के द्वारा, और महल के अंदर सिंचाई के और आसपास के गार्डन्स के अंदर जो है उसको पानी का उपयोग किया गया। ठीक बात है। आर में कह रहा है द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स इन नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड स्कर्ट्स द एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखिए यूनाइटेड स्ट्रीम, ये आपके लिए कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है? क्योंकि यहाँ पर देखो दो स्ट्रीम्स के जुड़ने की बात हुई है, और वो दो स्ट्रीम में पहला कौन है, तुंग, दूसरा कौन है, भद्र।
तो दोनों जुड़कर यूनाइटेड स्ट्रीम हो गई और वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में मैसूर के थ्रू जो है फ्लो करती है। तो आर जो है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। अगर आर हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा तो हमारा आंसर या तो सी होगा या डी। अब ये जो यूनाइटेड स्ट्रीम है, द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स, अब ये जो दोनों हेड स्ट्रीम्स है उनसे जो बेड, बेड मतलब नदी के गुजरने के बाद जो पीछे जो रास्ता या जो जगह बनती है उसको हम लोग बेड बोलते हैं। तो ये जो बेड है दोनों स्ट्रीम्स के बहने के कारण उससे वो कैसा होता है, रॉकी होता है। तो आर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा। फिर पी आ जाएगा कि नदी का कैरेक्टर जो है वो क्या है कि भी बरसात के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर जल आ जाता है, और बरसात में बहुत ज़्यादा जल आ जाता है तो उस जल को मैनेज करने के लिए फिर क्या बनता है, बांध बनता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अंत में आपका ये आ जाएगा कि तुंगभद्रा जो है वो एक हिस्टोरिकल चीज़ रही है शताब्दियों से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है इन जुलाई 1917 प्रिंस लिवोव was replaced by a socialist revolutionary Alexander Kerensky as the head of the provisional government। 1917 में प्रिंस लिवोव को रिप्लेस किया गया सोशल रेवोल्यूशनरी अलेक्जेंडर केरिंस्की के द्वारा, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का उस समय हेड था। कौन, प्रिंस लिवोव। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्लोजिंग से लेना देना है नहीं इतना। पी में कह रहा है हाउ एवर सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल्ड टू सेटिस्फाई द बोल्शेविक्स। कह रहा है कि हालांकि ये छोटा सा रिप्लेसमेंट जो है इससे बोल्शेविक जो है प्रभावित नहीं हुए थे। तो यहाँ रिप्लेसमेंट की बात हुई है, उसी बात को यहाँ कंटिन्यू किया है। तो पी जो है ये अपना निस्संदेह ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। अगर ये ओपनिंग स्टेटमेंट बनता है कौन, पी, तो हम ए और बी पे ही फोकस करेंगे, सी और डी से हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेवोल्यूशनरीज जो है वो नहीं चाहते थे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक डेमोक्रेसी, लेकिन वे एक सोवियत चाहते थे जिसमें वर्कर्स, सोल्जर्स और लेबर्स हों। ठीक बात है। कह रहा है कि जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय बोल्शेविक का जो लीडर था लेनिन, वो स्विट्जरलैंड में था और वो रशिया में आया अप्रैल में। तो बिल्कुल ये ही किसके लिए आया है, तो ये ही लेनिन के लिए आया है। तो आर के बाद में एस का आना जो है मैंडेटरी है। आर के बाद एस का आना क्या है, मैंडेटरी है। तो अगर आर के बाद एस का आना मैंडेटरी है तो आप देखिए कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, बी, क्योंकि यहाँ आर के बाद एस है। और फिर क्यू आ जाएगा कि रेवोल्यूशनरीज जो है वो सोशलिस्ट को चाहते थे, सोवियत वर्कर्स, सोल्जर्स और लेबर्स को चाहते थे। और क्लोजिंग स्टेटमेंट में देखिए कि सोवियत्स जो है वो एग्जिस्टेंस में रहे 1905 से, और उसके बाद में सोवियत सिस्टम जो है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोविजनल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू है उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट भी हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा है। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज एन एंथ्रिलिंग वन। कह रहा है कि भारत का जो संघर्ष रहा है आज़ादी के लिए वो बहुत ही रोचक रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्लोजिंग से लेना देना है नहीं। अब यहाँ देखिए पी में दिया हुआ इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट ऑफ एन एपिक टेल। अब ये इट किसके लिए आया है, ये इट इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल के लिए ही तो आया है कि ये जो है क्यों इंथ्रिलिंग है, क्योंकि इसमें ड्रामा है, इसमें एक्साइटमेंट है और ये एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ठीक बात है। फिर ये इसी बात को आगे बढ़ाएगा, एपिक टेल की यहाँ बात हुई है कि जैसा बढ़िया बड़ी बड़ी कहानियों में होता है, हीरोइज्म वाज ऑफन अकैम्पनीड बाय एक्सट्रीम सेक्रीफाइस। हीरो जो होता है, जो ब्रेवरी शो करता है, जो अच्छा काम करता है, अक्सर उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं कि हीरो जो है उसकी बहन को मार दिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है, फिर वहाँ से वो उसको मोटिवेशन मिलता है और फिर जो है वो अच्छा काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर पी के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। अब पी के बाद आर का इस्तेमाल करेंगे, पी के बाद आर का इस्तेमाल करेंगे तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ऐसा जाएगा कि उस समय जो है वफादारी की कहानी थी, संबंधों की कहानियां थी, विचारों की थी, शांतिपूर्ण तरीके से किए गए आंदोलन थे। और फिर क्यों आ जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी इतिहास की किताबों में विद्यार्थियों का सामना केवल संख्याओं से और नामों से होता है और इसलिए हमें एक वाइब्रेंट तरीका ढूंढना होगा दोबारा से
इस तरीके की कहानियों को बताने का। तो यहाँ पर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैंने जो है अलग अलग टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेने का प्रयास किया था ताकि एक मिली जुली प्रैक्टिस आपको मिल सके। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी क्लासेस भी लाएं जिनमें एक ही टॉपिक हो और कुछ में मिक्स लेकर आएंगे ताकि आपको हर तरीके से तैयार किया जा सके। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार होने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। बहुत सारी मेहनत करिए, ईश्वर से यही कामना करेंगे कि इस बार आप सिलेक्ट हो जाए। पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।